देखिए बेटा, इसके डी ब्लॉक के तत्वों के आगे कुछ गुण और हैं जिनमें पहले हमने आपको कुछ बता दिया, से आगे है इसका नेक्स्ट कि ये सभी तत्व जो होते हैं, कल बताया था, मिश्र धातु बनाते हैं। मिश्र धातु क्यों बनाते हैं? क्योंकि इनके जो कणों का आकार होता है, कणों का आकार क्या होता है बेटा? लगभग समान होता है। क्या होता है? समान होता है। बात करें तो ये सभी यौगिक संकुल यौगिक बनाते हैं। सभी तत्व क्या बनाते हैं? संकुल यौगिक बनाते हैं। अब संकुल यौगिक आप कैसे पहचान करोगे कि ये संकुल यौगिक है? तो उसके लिए हमें क्या करना है, जहां कहीं भी तुम्हें ऐसे कोई यौगिक लगा हुआ दिखाई दे जाए, जहां बड़ा कोष्टक बन रहा हो, वो क्या होते हैं? संकुल यौगिक होते हैं। क्या होते हैं? अब इसके बारे में विस्तार से हम 9 चैप्टर में पढ़ेंगे। वहां पूरा चैप्टर संकुल यौगिक का उपसय संयोजन यौगिकों से भरा हुआ है। अब ये ध्यान रखना है, संकुल यौगिक बनाते हैं। संकुल यौगिक में देखो, यहां पर जो भी तत्व आ रहा होगा वो डी ब्लॉक का तत्व होगा। यहां पर जो तत्व आ रहा होगा वो क्या होगा? डी ब्लॉक। चाहे यहां भी आ सकता है कोई, चाहे यहां कुछ आए, यहां कुछ आए, यहां भी कुछ आए, परंतु इस जगह पर क्या होगा? डी ब्लॉक का तत्व ही होगा। तो हम कह सकते हैं कि डी ब्लॉक के तत्व होते हैं वो क्या करते हैं? संकुल यौगिक बनाते हैं। बात करें नेक्स्ट नंबर, तो ये सभी तत्व अंतराकाशी यौगिक भी बनाते हैं। बेटा मैंने अंतराकाशी यौगिक जो है वो फर्स्ट चैप्टर में कराए हैं। अंतराकाशी यौगिक मैंने फर्स्ट चैप्टर में कराए हैं। और अंतराकाशी यौगिक होते क्या हैं? अंतराकाश होता है, देखो जैसे मानो एक ठोस पदार्थ है। भाई मैं तो पीछे करा चुका हूं कि जितने भी डी ब्लॉक के तत्व होते हैं सभी ठोस होते हैं, धात्विक ठोस होते हैं। किसको? मरकरी को छोड़ करके। मरकरी जो होती है वो लिक्विड फॉर्म में होती है। तो मानो इसके तो एक कण हो गए, एक ऐसे करके ये कण हो गए। अब देखो इनके मध्य में ये खाली जगह है, इनके बीच में ये क्या है भाई? मैं और बड़ा बना के यहां दिखाऊं, देखो ये आ गया मानो ऐसे, एक यौगिक कण ये हो गया, दूसरा कण ये हो गया, ये कण हो गया। अब इसके तीसरा कण ये आ गया इसके मध्य। अब इन दोनों के बीच में ये खाली जगह है। इन खाली जगह को क्या बोलते हैं? अंतराकाश कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतराकाश कहते हैं। जब इन्हें ओपन छोड़ा जाता है तो ये जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं दूसरे तत्वों से क्रिया करके इन जगहों को भर लेते हैं। इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? अंतराकाशी यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अंतराकाशी यौगिक कहते हैं। बात करें इनके हैलाइड्स बनाने की, किसकी बात करें? हैलाइड। हैलाइड क्या होते हैं? हैलाइड होता है बेटा हैलोजन के द्वारा बने हुए तत्व। हैलाइड यानी जैसे क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड, ये सभी क्या हैं? हैलाइड्स हैं। अब ये बात करते हैं कि हैलाइड जो होते हैं यानी हैलोजन तत्व डी ब्लॉक के तत्वों से क्रिया कब करते हैं? जहां पर उच्च ताप होना चाहिए और उच्च सक्रियण ऊर्जा होनी चाहिए। भाई सक्रियण ऊर्जा मैंने आपको 4th चैप्टर में पढ़ाई है, संघट्टवाद सिद्धांत पढ़ाया था। संघट्टवाद सिद्धांत में सक्रियण ऊर्जा, दहली ऊर्जा, प्रभावी टक्करें, ये सारी चीजें पढ़ाई थी हमने। तो सक्रियण ऊर्जा क्या होती है कि किसी अभिक्रिया के प्रारंभिक ऊर्जा और अंतिम ऊर्जा का जो अंतर होता है, प्रारंभिक ऊर्जा और ऐसे करके ध्यान होता है, ऐसे करके हमने एक ग्राफ बनाया था। मानो यहां से कोई अभिक्रिया प्रारंभ हुई, ऐसे ऊर्जा चढ़ती गई और ऐसे फिर यहां उत्पाद बन गया, ये अभिकारक हो गया। ये इसको जहां तक अंतिम ऊर्जा जो होती है उसको दहली ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? ये प्रारंभिक ऊर्जा, यहां से और यहां तक की जो ऊर्जा बढ़ी उसे हम क्या कहेंगे? सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? सक्रियण ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? सक्रियण ऊर्जा। कौन सी होती है? प्रारंभिक ऊर्जा और अंतिम ऊर्जा का जो अंतर होता है, जो डिफरेंस होता है दोनों में, इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी के बिटवीन जो डिफरेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं? सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। और जो अंतिम ऊर्जा, जहां तक ऊर्जा बढ़ रही है, लास्ट पॉइंट, वो क्या कहलाएगा? दहली ऊर्जा कहलाता है। अब अंतिम, तो हम ये बात करें हैलाइड्स की, तो हैलाइड्स क्या होते हैं?
के उच्चतम सक्रियण ऊर्जा और उच्च ताप पर डी ब्लॉक के तत्व हैलोजन तत्वों से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, हैलाइड्स बनते हैं। अब देखो, क्लोरीन से अभिक्रिया करेंगे तो क्लोराइड बनाएंगे, ब्रोमीन से करेंगे तो ब्रोमाइड बनाएंगे, फ्लोरीन से करेंगे तो फ्लोराइड्स बनाएंगे। अब बात करते हैं इसके आगे, सल्फाइड भी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सल्फाइड। तो ये सल्फाइड दो तरीके से बनाते हैं, या तो सीधे सल्फर से क्रिया कर लेते हैं और या फिर सल्फर के किसी लवण यौगिक से। जैसे मानो हमने ले लिया आयरन, और आयरन की क्रिया सल्फर से करा देंगे तो क्या बन जाएगा, फेरस सल्फाइड, FeS। ठीक है। अब जैसे ऐसे भी क्रिया कर सकता है, Fe की क्रिया हम H2S से करा दें। किससे करा दें, ये क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या है भाई, यहां तो सल्फर सिंगल क्रिया कर रहा है और यहां सल्फर कर रहा है यौगिक के रूप में क्रिया, और ये बन क्या जाएगा फिर भी FeS और प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है। तो सल्फर जो होता है डी ब्लॉक के तत्वों से दो प्रकार से क्रिया करता है, या तो सीधे धातु के रूप में और या फिर उसके यौगिक के रूप में भी। तो यहाँ ये सल्फर जो होती है अधातु होती है और ये क्या होती है, देखो ये सल्फर अधातु है और आयरन क्या है, धातु। धातु और अधातु दोनों मिलकर क्रिया कर रहे हैं, तो ये क्या बना रहे हैं, सल्फाइड्स बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, सल्फाइड। सल्फर से करेगा सल्फाइड बनाएगा, ऑक्सीजन से करेगा तो ऑक्साइड बनाएगा। और जब दोनों धातु धातु आपस में क्रिया करती हैं तो वहाँ मिश्र धातु बनती है। क्या बनती है, मैंने पिछले वीडियो में बताया, कल बताया था कि जब दोनों धातु धातु अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे, मिश्र धातु। तो ये हमारे क्या है, इसके सामान्य गुण हैं। क्या हैं, सामान्य गुण। बेटा बात कर रहे हैं कि पोटेशियम डाइक्रोमेट का निर्माण। पोटेशियम डाइक्रोमेट में बात करें तो इसका निर्माण करते हैं तो उसके लिए 3 स्टेप यूज होते हैं। पहला स्टेप में हमें सोडियम क्रोमेट बनाना होता है। पहला स्टेप क्या होता है, क्रोमाइट अयस्क से सोडियम क्रोमेट। पहला स्टेप है हमारा क्रोमाइट अयस्क से सोडियम क्रोमेट बनाना। यहाँ क्या करते हैं हम भाई, क्रोमाइट अयस्क होता है FeCr2O4। ये हो गया हमारा क्रोमाइट अयस्क। अब क्रोमाइट अयस्क को भर्जित किया जाता है परावर्तनी भट्टी में। भर्जित का मतलब होता है जब किसी धातु को उसके गलनांक से नीचे के ताप पर, जब किसी धातु को उसके गलनांक के नीचे के ताप पर वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो उसे हम भर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं, अब यहाँ वायु की उपस्थिति है तो इसमें ऑक्सीजन तो आएगा बेटा यहाँ पे। जब ये क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, फेरेट Fe2O3 और क्रोमेट Cr2O3, ये बनाएंगे दोनों। अब ध्यान दें बेटा, संतुलित करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4, भाई यहाँ पर क्या आ जाएगा 2। देखो Fe के यहाँ कितने हो गए 4, यहाँ भी Fe के कितने हो गए 4, क्रोमेट के 4 दूनी 8, तो यहाँ भी तो 4 होना चाहिए ना। ठीक है। अब बात करें ऑक्सीजन की तो 4 चौक 16 और 2 18, 3 दूनी 6 और 4 तिया 12, 12 और 6 18, बराबर है, संतुलित है। तो पहला स्टेप होता है कि क्रोमाइट अयस्क को परावर्तनी भट्टी में भर्जित करके हम क्या प्राप्त करते हैं, क्रोमेट। क्या प्राप्त करते हैं, फिर क्या करते हैं कि जो हमें क्रोमेट प्राप्त हुआ है उस क्रोमेट को सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया कराते हैं, फिर भर्जित करते हैं दोबारा, और दोबारा भर्जित कर रहे हैं तो ऑक्सीजन तो वहाँ भी रहेगा और क्या बनेगा, सोडियम क्रोमेट Na2Cr O4, Na2Cr O4 किसके लिए बनेगा, ये सोडियम क्रोमेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सोडियम क्रोमेट। और क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए बेटा यहां क्रोमेट कितना है, 4 दूनी 8, कितना है
और यहाँ क्रोमेट कितना है 1। इसको संतुलित करेंगे तो हमें यहाँ पर 8 से गुणा करना पड़ेगा। अब क्रोमेट तो संतुलित हो गया, 8 दूनी 16 सोडियम हो गए, तो यहाँ भी हमें क्या करना पड़ेगा 8 से गुणा। तो देखिए क्रोमेट संतुलित है भाई, 8 यहाँ और 8 ही क्रोमेट यहाँ, और 16 सोडियम, यहाँ भी 16 सोडियम। बात हो गई किसके, ऑक्सीजन कार्बन की। कार्बन कितने यहाँ 8 एकन, 8 कार्बन है ना, तो यहाँ पर भी कार्बन कितने होने चाहिए 8 होने चाहिए। बात रही ऑक्सीजन की केवल। 4 तिया 8 तिया 24 और 2 26 हो गए इधर। हाँ 8 4 तिया 12 और 24 36 और 2 38। कितने कार्बन ऑक्सीजन हो गए 38। इधर 8 चौक 32 और 8 दूनी 16। 32 और 16 कितना हो गया 48। हम कर दें यहाँ 6 से गुणा। कितने से कर दें, तो अब इधर कितने हो गए 6 दूनी 12, 8 तिया 24, 36 और 4 तिया 12, 36 और 12 48। इधर भी 48 और उधर भी। ये हमारी संतुलित रिएक्शन हो गई। और फर्स्ट स्टेप में हमें क्या बनाना था, सोडियम क्रोमेट, सोडियम जो बन करके तैयार हो गया। तो अभी हमारा क्या हुआ है, ये फर्स्ट स्टेप हुआ है। क्या हुआ है, सेकंड स्टेप क्या है, सोडियम क्रोमेट से सोडियम बाई सोडियम डाइक्रोमेट। पहला स्टेप था हमारा क्रोमाइड अयस्क से सोडियम क्रोमेट बनाना, और दूसरा स्टेप है सोडियम क्रोमेट से सोडियम डाइक्रोमेट बनाना। देख बेटा, सेकंड स्टेप है हमारा कि सोडियम क्रोमेट से सोडियम डाइकार्बोनेट क्रोमेट बनाना है। तो वहाँ हमें क्या करना है, अब देखिए सोडियम क्रोमेट हो गया हमारा Na2CrO4। ये क्रिया करेगा सल्फ्यूरिक अम्ल से। किससे, सल्फ्यूरिक अम्ल से। और सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराने के पश्चात ये बनाएगा सोडियम डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट। और सोडियम डाइक्रोमेट प्लस सोडियम सल्फेट और जल बनाएगा, सोडियम सल्फेट और जल बनाएगा। अब ध्यान दे संतुलित करें तो यहाँ Na2 और Na2 4 हो गए ना Na के, और यहाँ कितने Na के, तो 2 से गुणा कर दो। ठीक है, Na के 4 यहाँ और Na के ही 4 यहाँ। क्रोमियम के 2 यहाँ, क्रोमियम के 2 ही यहाँ। और ऑक्सीजन की बात करें तो 4 दूनी 8, 8 और 4 12, 7 और 4 11 और 1 देखो H2 का पूरा H2 आ गया जैसे कि तैसे ही, सल्फेट का पूरा सल्फेट आ गया। अब क्रिया संतुलित है तो हमारा दूसरा स्टेप भी खत्म हो गया कि यहाँ क्या होता है, सोडियम क्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके क्या बनाता है, सोडियम डाइक्रोमेट बनाता है। देखिए पोटेशियम डाइक्रोमेट, भाई हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने के लिए तो 2 स्टेप पूरे किए। पहला स्टेप था हमारा कि हमने क्रोमाइड अयस्क से भर्जित करके हमने क्रोमेट प्राप्त किया था। क्रोमेट की क्रिया सोडियम कार्बोनेट से करा के हमने सोडियम क्रोमेट प्राप्त किया। फिर सोडियम क्रोमेट से सोडियम डाइक्रोमेट प्राप्त किया। और हमारा थर्ड जो पॉइंट है वो है सोडियम डाइक्रोमेट से पोटेशियम डाइक्रोमेट। सोडियम डाइक्रोमेट से पोटेशियम डाई, तो यह इसे प्राप्त करने के लिए क्या करना है कि हमें जो सोडियम डाइक्रोमेट दिया हुआ है, सोडियम डाइक्रोमेट जो हमें सेकंड स्टेप में प्राप्त हुआ है, उसके साथ हमें पोटेशियम क्लोराइड की अभिक्रिया करानी है। किसकी करानी है, पोटेशियम क्लोराइड की, जिससे क्या बनेगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट। और जो एक्स्ट्रा बनेगा उसकी बाद में देखते हैं क्या बनता है। तो सोडियम डाइक्रोमेट क्या होता है, Na2Cr2O7,
प्लस पोटेशियम क्लोराइड हो गया KCl। ये हो गया हमारा सोडियम डाइक्रोमेट और इसकी क्रिया करा रहे हैं पोटेशियम क्लोराइड से। बनेगा क्या बेटा? पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला मैं लिखवा चुका हूँ शुरुआत में। क्या होता है? K2Cr2O7, K2Cr2O7। अब ध्यान दीजिएगा, पहले से संतुलित कर लीजिए हैं। अब देखिए यहाँ K का कितना आ रहा है, यहाँ कितना है K का, तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे ना, बराबर हो गया K। अब देखिए Cr2O7 तो यहाँ जैसा है ऐसा ही यहाँ है Cr2O7 पूरा का पूरा। यहाँ भी K के 2 अणु हैं, परमाणु हैं, और यहाँ भी K के 2 परमाणु हैं। अब बचा क्या? यहाँ से Na2 बचा और यहाँ से Cl के भी 2 बचे। 2 कॉमन ले लेंगे, क्या बन जाएगा? NaCl प्लस 2NaCl। इस प्रकार किसका निर्माण हुआ? पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो इसके हमने स्टेप कितने बने? 3 स्टेप थे, और 3 की बजाय हम कह सकते हैं 4 भी कह सकते हैं। सबसे पहले हमने क्रोमाइड अयस्क लेकर के क्रोमेट बनाया था, तो क्रोमेट से हमने सोडियम कार्बोनेट की क्रिया कराई तो सोडियम क्रोमेट बना। सोडियम क्रोमेट से फिर हमने सोडियम डाइक्रोमेट बनाया, और सोडियम डाइक्रोमेट से फिर हमने क्या बनाया है? पोटेशियम डाइक्रोमेट हमें प्राप्त हुआ है। देखो बेटा, इसके भौतिक गुण तो 3 होते हैं केवल, क्योंकि ये नारंगी और लाल रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। यह क्रिस्टलित बनाता है, जल में विलेय होता है या घुलनशील होता है, और एक और होता है इसका कि इसका गलनांक जो 671 केल्विन होता है। बात करें रासायनिक गुणों की, तो पहला है ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा का मतलब हो गया कि गर्म करने पर। भाई ऊष्मा कब उत्पन्न होगी? जब उसे गर्म करेंगे। तो यानी जब इसे गर्म किया जाता है, किसको? पोटेशियम डाइक्रोमेट को। पोटेशियम डाइक्रोमेट को गर्म करते हैं, किसके साथ करेंगे इसे? इसको गर्म करेंगे सीधा, तो ये बनाएगा पोटेशियम क्रोमेट प्लस क्रोमेट। क्या बनाएगा? पोटेशियम क्रोमेट और केवल क्रोमेट। अब इसे संतुलित करें, देखिए यहाँ पर K का 2 और यहाँ पर K का भी 2। यहाँ पर Cr का कितना है? क्रोमियम का 2 है, और यहाँ क्रोमियम का 1 और 2, यहाँ कितना हो गया? 3। अब इसे संतुलित कैसे करें? भाई हम यहाँ कह दें K के लिए करना है तो 4 यहाँ और 4 ही यहाँ, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो गया। और क्रोमियम कितना हो गया? यहाँ 4 दूनी 8 क्रोमियम हो गया। यहाँ क्रोमियम कितना हो गया? 4 एकन 4 और 2 दूनी 4 और 4, यहाँ भी क्रोमियम कितना हो गया? 8 हो गया। तो क्रोमियम और पोटेशियम दोनों बराबर हो गए। यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 7 चौक 28। यहाँ ऑक्सीजन 4 चौक 16 और 3 दूने 6, 16 और 6 22 हो गया। कितना बचा ऑक्सीजन? 6 बच रहा है ना, तो लिख सकते हैं हम प्लस के 3O2। 3 भैया कितना हो गया? 3 दूने 6 ऑक्सीजन यहाँ हो गए। तो ये हमारी क्रिया कब होती है? जब इसको ऊष्मा दी जाती है, अर्थात गर्म किया जाता है। किसको? पोटेशियम डाइक्रोमेट को जब गर्म किया जाता है तो पोटेशियम क्रोमेट और क्रोमेट और क्या बनता है? ऑक्सीजन बनता है। क्या बनता है? ऑक्सीजन। देखिए नंबर 2 इसका क्षारों से अभिक्रिया। तो यह ध्यान रखना बेटा कि यदि हम सोडियम डाइक्रोमेट की अभिक्रिया करा रहे हैं क्षारक से, तो वहाँ पर क्षारक भी सोडियम का ही होना चाहिए, और वो सोडियम का ही क्रोमेट बनाएगा फिर। और यदि पोटेशियम डाइक्रोमेट से करा रहे हैं तो क्षार भी पोटेशियम का ही होना चाहिए। बनेगा क्या? पोटेशियम क्रोमेट बनेगा। ध्यान दें, जैसे हम बात कर रहे हैं किसकी? पोटेशियम डाइक्रोमेट की, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट आ गया K2Cr2O7 प्लस, इसमें क्षार ले लो सोडियम पोटेशियम का, क्या होता है? KOH। इसकी क्रिया कराएंगे तो क्या बन जाएगा? एक तो पोटेशियम क्रोमेट बनेगा, और देखते हैं बाद में क्या बचता है। पहले संतुलित कर लीजिए।
यहाँ K का कितना है और एक ये रहा बेटा, कितने हो गए, यहाँ कितना है, संतुलित करें तो 2 से गुणा यहाँ कर दो और 2 से कर दो यहाँ। भाई यहाँ कितना हो गया 4, 2 इधर 2 इधर, यहाँ भी 4 हो गया। बात करें क्रोमियम के, तो क्रोमियम के भी यहाँ कितने हो गए, 2 हो गए ना, और यहाँ भी कितने क्रोमियम के, तो क्रोमियम हमारी संतुलित है। बात करें ऑक्सीजन की, तो 4 दूनी 8, यहाँ कितने 7 ये और 2 ये 9, तो हमारे पास बचा क्या, 2 तो हाइड्रोजन। भाई ये वाले हाइड्रोजन कहीं यूज नहीं हुए ना, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, क्या बन जाएगा, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, और क्या बन गया, जल बन गया। तो कह सकते हैं जब पोटेशियम डाइक्रोमेट किसी भी पोटेशियम क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, पीले रंग का पोटेशियम क्रोमेट और प्लस जल बनाएगा। क्या बनाएगा, जल बनाएगा। बेटा इसका 3rd पॉइंट आता है ऑक्सीकारक गुण। ऑक्सीकारक गुण, ऑक्सीकारक गुण क्या होते हैं इसके, भाई ये क्या करता है, अम्लीय माध्यम में, अम्लीय यानी किसी भी इसकी क्रिया अम्ल से कराई जाए या कहें कि अम्लीय माध्यम में यह एक प्रबल ऑक्सीकारक की भांति कार्य करता है। और यदि इसकी क्रिया हम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से करा दें तो ये हमें क्या देता है, पोटेशियम सल्फेट, क्रोमियम सल्फेट, और बनाता है, उत्सर्जित करता है नवजात ऑक्सीजन। क्या बनाता है, पहला पॉइंट है पोटेशियम सल्फेट, क्रोमियम सल्फेट और नवजात ऑक्सीजन हमें देता है। और नवजात ऑक्सीजन दे रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ऑक्सीकारक है। क्या है, ऑक्सीकारक है बेटा। और उसके अलावा भी कुछ बन सकता है और वो हमें पता चलेगा कब, जब हम रिएक्शन को संतुलित करेंगे। तो ध्यान दें, हमने क्या कहा कि पोटेशियम डाइक्रोमेट को पहले हमें क्रिया करानी है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। किसके साथ, सल्फ्यूरिक अम्ल से। और जब सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराएंगे तो पोटेशियम सल्फेट बनेगा प्लस क्रोमियम सल्फेट बनेगा और प्लस नवजात ऑक्सीजन बनेगा। अब देखिए क्या यह संतुलित है, भाई यहाँ भी K2 और यहाँ भी K2, Cr के 2 यहाँ, यहाँ भी Cr के 2। बात करें सल्फेट की, देखो SO4 यहाँ एक बार आ रहा है, यहाँ SO4 3 तो यहाँ आ रहे हैं, भाई 3 बार SO4 यहाँ आ रहा है और 1 बार SO4 यहाँ आ रहा है, तो SO4 कितना हो गया, 4 बार। और यहाँ कितना है SO4, तो हम यहाँ 4 से गुणा कर दें। अब SO4 तो बराबर हो गए ना, भाई SO4 क्या हो गया, बराबर हो गया। अब इधर हमारे पास बचा क्या, 4 दूनी 8, तो बचे और हाइड्रोजन ये वाले। भाई देखो K बराबर हो गया, Cr बराबर हो गया, SO4 पूरा का पूरा हमने एक साथ बराबर कर दिया। बचा क्या, 8 तो बचे हाइड्रोजन और 7 बचे ऑक्सीजन। क्या इनसे कुछ बन सकता है, भाई ऑक्सीजन तो यहाँ भी तो आ रही है एक, इस पर कुछ भी लगा सकते हैं। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि 8 हाइड्रोजन और 4 ऑक्सीजन लेके H2O बना दें आधे लेकर के। भाई जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है, 2:1 होता है। तो हमने जब 8 हाइड्रोजन है तो ऑक्सीजन 4 होंगे और ये क्या बन जाएगा, 4H2O बन जाएगा। क्या बन जाएगा, फिर भी ऑक्सीजन हमारे पास कितने थे, 7 थे ना, और हमने यूज कितने किए हैं, कितने बचे, उस 3 को यहाँ लगा दो इसके आगे, ठीक है ना। तो नवजात ऑक्सीजन कितने बन गए, 3 बन गए और प्लस क्या आ गया, 4H2O हो गया संतुलित। तो जब कभी भी ये ऑक्सीकारक गुण का मतलब होता है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल या कोई अन्य अम्ल के साथ भी क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, अभी HCl के साथ क्रिया करेगा तो यहाँ से पोटेशियम सल्फेट बनाया है, फिर बनाएगा पोटेशियम क्लोराइड। ये अम्लों से क्रिया करेगा तो वहाँ पर ये ऑक्सीजन अवश्य मुक्त करेगा। कौन सी ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन। और इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक कहते हैं। किसे, पोटेशियम डाइक्रोमेट को।